हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। हमारी एक नई सीरीज शुरू है जहां पे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स या जो भी करंट की न्यूज़ है, जो भी आपके डिफरेंट न्यूज़पेपर में आता, चाहे वो हिंदू की बात कर लें, चाहे इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हर एक वीडियो में हम एक किसी न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे और वो प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश ये रहेगी कि जिस भी न्यूज़ को हम कवर कर रहे हैं उस वीडियो में आपकी प्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग एंड मेंस लेवल की अंडरस्टैंडिंग दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाए। अब वो चाहे यूपीएससी की आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी भी स्टेट में जीएस जो रहता है, जनरल स्टडीज जो रहता है, वो लगभग कॉमन ही रहता है और करंट अफेयर्स तो नॉर्मल सब में इक्वल ही पूछा जाएगा। तो इस वजह से ऐसा मत सोचेगा कि ये हम सिर्फ पीसीएस की तैयारी करें तो रेलेवेंट नहीं होगा। ये सभी के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आपको प्री क्वालिफाई करने बाद मेंस तो लिखने रहता है, तो मेंस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने जो हम एक पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट करी थी जहाँ पे मैंने ल्यूसेंट को कोशिश करी थी समझाने की, तो उसमें भी मैं बोलता था कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जो भी डाउट रहा करे आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि जो भी ये जो सीरीज़ या जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज की वीडियो को देखें तो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने J&J यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन, ये आपने सुना होगा, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जॉनसन एंड जॉनसन का जो पेटेंट है टीबी के लिए यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उसके पेटेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि क्यों रिजेक्ट किया गया, ठीक है, इंडिया का पेटेंट लॉस क्या कहता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि प्रीलिम्स में ये जो न्यूज़ रहती है उसमें कुछ टर्म्स स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे और इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। ठीक है, पेटेंट को क्यों रिजेक्ट किया गया और इसका क्या इंपैक्ट रहेगा इंडिया पे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप पेटेंट समझो कि पेटेंट क्या होता है। अगर हम पेटेंट की बात करें, कोई भी कुछ ऐसे बीमारी, सपोज करिए कोविड, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोविड। अब जब कोविड आई थी 2020 में, जब कोविड आया था, फैला था, जब लॉकडाउन्स लगे थे, उस वक्त कोविड की कोई भी वैक्सीन नहीं थी। ठीक है, कोविड की कोई भी वैक्सीन नहीं थी। ठीक है, तो अब इस वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च लगती है। ठीक है, इस वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च लगती है। ठीक है, बहुत सारे फंड्स लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार रिसर्च करी और आपने टेस्ट किया और वो क्लिनिकल ट्रायल्स में पास हो गया। कई बार रिसर्च करनी पड़ती है, कई बार टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टेस्ट के बाद, मल्टीपल ट्रायल्स के बाद जो है एक प्रॉपर और ऑथेंटिकेटेड वैक्सीन बनती है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वैक्सीन भी ऐसे नहीं कि बस जल्दीबाजी में बना दी गई और लगा दिया, क्योंकि अगर वैक्सीन सही से उसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगे, उसके टेस्ट नहीं होंगे, उस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं होगी, तो शायद वो साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकती है। तो इस वजह से एक कोई भी पर्टिकुलर ड्रग बनाने में या वैक्सीन बनाने में, दवाई बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा फंड्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग लगती है, बहुत ज्यादा ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो भी कंपनी ये सारी चीजें कर रही है, ठीक है, ये सारी चीजें कर रही है, उसका एक तो बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, प्लस काफी ज्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब किसी कंपनी के द्वारा कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या कोई पर्टिकुलर ड्रग या दवाई बन गई है, ठीक है, बन गई है, तो कंपनी ये चाहेगी कि ये जो वैक्सीन या जो ड्रग है इसको सप्लाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पास हो, यानी कि जो कंपनी बना रही है, ठीक है, कोई भी कंपनी जो डेवलप करी है, चाहे ड्रग्स की बात कर लें, चाहे वैक्सीन की बात कर लें, कोई भी कंपनी जो इतना रिसर्च लगा रही है, इतना पैसा लगा रही है, हाँ, जब वो सक्सेसफुल हो गया, अब जब सप्लाई करने की बात आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आ रही है, तो वो चाहती कि कंपनी सिर्फ हमारे थ्रू ही वो डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमारे थ्रू ही वो सप्लाई हो। क्योंकि इनका कहने का मतलब ये रहता है, इसमें ये रहता है कि कंपनीज ये कहती हैं कि हमने इतना रिसर्च किया, हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतना टाइम लगाया, अब हम इस पे जो है अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे, अपनी प्रॉफिट के थ्रू करना चाहेंगे, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में उस तरह से हम करेंगे, और किसी दूसरी छोटी कंपनीज को हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, हम अलाउ नहीं करेंगे कि हमारा फॉर्मूला या हमारे रिसर्च को यूज करके उस पर्टिकुलर ड्रग को सप्लाई किया जाए। इस ड्रग को, ठीक है, इस ड्रग को जो भी कंपनी बनाई है, ड्रग को या कोविड वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन को, इस कंपनी को अगर ये प्रोटेक्ट करना है अपने ड्रग को, अपने वैक्सीन को, तो इस वजह से उसे पेटेंट अप्लाई करना पड़ता है। और जब पेटेंट मिल जाता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, यानी कि J&J की बात करें, इनके पास पेटेंट था टीबी का, ठीक है, एक पर्टिकुलर दवाई की नाम है, वो आपको बताऊंगा आगे, उनके पास वो पेटेंट था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने सालों के लिए वो पेटेंट मिल गया उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए, उसको बनाने की जिम्मेदारी
उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी, उसे प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी की रहेगी। सवाल ये उठता है कि क्या पेटेंट लाइफ टाइम रहता है? तो पेटेंट बिल्कुल भी लाइफ टाइम नहीं रहता है, कुछ पीरियड के लिए रहता है। ज्यादातर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका 20 ईयर्स का पेटेंट रहता है, ठीक है, 20 ईयर्स का पेटेंट रहता है। तो इस न्यूज में हम ये देखें, तो अभी मैंने आपको पेटेंट का मतलब बता दिया, पेटेंट समझ गए। अब इसमें हम देखते हैं J&J's की बात करें, यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, तो वो एक दवाई बनाते हैं जिसका नाम है बेडाक्विलिन, ठीक है। बेडाक्विलिन एक दवाई है जो कि जिनको टीबी होता है, ठीक है, जिनको टीबी होता है उनको इलाज करने में काम आती है बेडाक्विलिन, ठीक है। तो बेडाक्विलिन का पेटेंट जो था वो आपका 20 सालों के लिए था इंडिया में, ठीक है, 20 सालों के लिए इंडिया में था। यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन के अलावा कोई और कंपनी, ठीक है, कोई और छोटी कंपनी, कोई और इंडियन कंपनी इस दवाई यानी कि बेडाक्विलिन को नहीं बना सकती है, क्योंकि J&J's के पास इसकी इस दवाई का पेटेंट है। अब क्या हुआ, ये पेटेंट जो है ये खत्म होने वाला है जुलाई 2023 में, ठीक है। अब जुलाई 2023 में ये पेटेंट जो है खत्म होने वाला है। इसको रिन्यू कंपनी, जब कंपनी के पास पेटेंट खत्म होने रहता है तो कंपनी फिर से अपने पेटेंट को रीअप्लाई करने के लिए अप्लाई करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। तो जब J&J ने इस बार अप्लाई किया कि उन्हें अपना पेटेंट को इंक्रीज करना है, टाइम लिमिट बढ़ानी है, तो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने इस पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन को इस बार पेटेंट नहीं आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब यह है कि बेडाक्विलिन, जो बेडाक्विलिन है, अब इसी की, अब ये दवाई, ठीक है, कोई भी छोटी कंपनी, कोई भी कंपनी बना सकती है। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब, ठीक है, पेटेंट होने के, जब पेटेंट था तो ये जो दवाई है बेडाक्विलिन ये सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन बनाती थी। यानी कि अगर एक कंपनी बनाएगी तो अपने हिसाब से प्राइस को डिक्टेट करेगी, ठीक है। भाई उसका क्या है, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इतना रिसर्च लगाया, हमने इतना पैसा लगाया, वो पैसा जो है वापस हम प्रॉफिट में रिटर्न्स में लाएं, ठीक है। तो इस कंपनी, ये कंपनी के पास डिक्टेशनशिप रहेगी कि कितना हम प्राइस लगा सकते हैं, ठीक है। पर जब ये पेटेंट खत्म हो गया है तो यही दवाई दूसरी कंपनी से बनाएंगी, और जब दूसरी कंपनी से बनाएंगी, सपोज करिए पहले सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन था, ठीक है, तो प्राइस बहुत ज्यादा थी बेडाक्विलिन की। पर जब ये पेटेंट खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो इसके बाद कंपनी 1 कोई आ जाएगी, कंपनी 2 कोई आ जाएगी, कंपनी 3 कोई आ जाएगी। और जब मार्केट में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे, तो कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा प्राइस हाई नहीं कर सकेगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी ज्यादा प्राइस लगा रही है तो शायद दूसरी कंपनी उससे कम दाम में वही सेम दवाई आपको दे दे। तो इस वजह से कंज्यूमर्स को फायदा हो सके, हेल्थ सेक्टर में फायदा हो सके, इस वजह से जो बेडाक्विलिन का पेटेंट है ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यू नहीं कराया, और जुलाई 2023 में जो J&J's यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन के पास जो पेटेंट था वो एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आ गया पेटेंट क्या होता है और किन कारणों के वजह से ये जो आपका बेडाक्विलिन का पेटेंट है ये आपका रिन्यू नहीं कराया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम थोड़ा सा टीबी के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये तो आप हो गया करंट न्यूज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके टीबी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है कि टीबी क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, किससे होता है, वायरस है, क्या है, ये सारी चीजें पूछ लेता है। और फिर GS 3 में तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि पेटेंट, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में पेटेंट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या फायदे होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पेटेंट क्या है और किन कारणोंवश जो बेडाक्विलिन का पेटेंट था जॉनसन एंड जॉनसन ने जो अप्लाई किया था वो इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब हम थोड़ा सा टीबी के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बेडाक्विलिन ड्रग की बात करें तो ये एक आपको दवाई की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है, आप टैबलेट खाते हैं ना, टैबलेट, वो दवाई की फॉर्म में दी जाती है। और क्या किसके काम आती है, ये काम आती है आपके टीबी को ट्रीट करने के लिए। अब दिस वुड हेल्प ड्रग मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस जेनेरिक वर्जन ऑफ बेडाक्विलिन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो और जितनी भी ड्रग कंपनीज हैं, ठीक है, जो कंपनीज, ड्रग मतलब दवाइयों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ड्रग कंपनीज हैं या जो दवाइयां बनाती हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि वो जेनेरिक वर्जन बना सके बेडाक्विलिन का, ठीक है, बेडाक्विलिन का। और ये किस वजह से किया जाएगा, इससे क्या होगा कि भारत ने जो टारगेट रखा है, ठीक है, इंडिया ने जो टारगेट रखा है टू एलिमिनेट टीबी, वो टारगेट ईयर है आपका 2025, ठीक है, 2025। ये भी आप स्टेटमेंट ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि टीबी को एलिमिनेट करना भाई 2025 तक। इस वजह से ये जो बेडाक्विलिन है, ठीक है, इन दवाइयों के प्राइसेस कम डाउन हो जाएं, इस वजह से पेटेंट जो है, जो J&J's के पास पेटेंट था उसको, पेटेंट को रिन्यू नहीं किया है, जिस वजह से कई सारी जो कंपनी है, जो दवाइयों की कंपनी है, वो इसका जेनेरिक वर्जन बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पैरासिटामोल हो गया, ठीक है, ज़ीरोडॉल हो गया, ये सब दवाइयां बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाती हैं,
क्यों? क्योंकि इनकी बहुत सारी कंपनियां ये सारी दवाइयां बनाती हैं। इस वजह से जो दवाई है पैरासीटामोल आपको इजीली भी मिल जाती है और बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। इस वजह से ये पेटेंट जो है, जब ये पेटेंट एक्सपायर होगा तो ये जो जेनेरिक वर्जन, जो कंपनियां जेनेरिक वर्जन बनाएंगी बेडाक्विलिन का, वो कम दामों में मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो भारत सरकार का या जो भारत का टारगेट है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है, हम उसमें होपफुली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो जॉनसन एंड जॉनसन का पेटेंट है ये आपका रिन्यू नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो बेडाक्विलिन है, ठीक है, बेडाक्विलिन आपका तब काम आता है जब कोई भी टीबी, ठीक है, टीबी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जब जो नॉर्मल दवाइयां हैं टीबी की वो काम नहीं करती, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी कि सपोज करिए आपको बुखार है, आपने पैरासीटामोल खाई, पर आपने जो पैरासीटामोल खाई वो बुखार, वो जो आपका बुखार है वो ड्रग रेजिडेंट हो गया, यानी कि पैरासीटामोल का उस बुखार पे कोई असर नहीं हो रहा है। यानी कि आप दवाई खा रहे हैं, ठीक है, पर आपका बुखार सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो फीवर है वो स्टेज पे आ गया है कि पैरासीटामोल को वो अब हार्मफुल नहीं कर पा रहा है, यानी कि पैरासीटामोल आपके बुखार को नहीं उतार पा रहा है। तो इसी को कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि टीबी आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, ठीक है, जो बेसिक मेडिसिन होती है वो आपको दी गई टीबी में, पर वो मेडिसिन आपको फायदा नहीं कर रही हैं, तो वो होता है आपका ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें तो 2017 में देखें, 2017 में अगर बात करें तो भारत में, ठीक है, भारत में अगर दुनिया में बात करें तो भारत उसका 1/4, ठीक है, 1/4 एक चौथाई जो केस है आपका ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का वो भारत के पास है। इस वजह से टीबी, ये मत सोचेगा कि टीबी के जो केसेस हैं वो भारत में नहीं आते हैं। भारत में अभी भी टीबी जो है एक सीरियस कॉज है, एक सीरियस इशू है। इसी वजह से टारगेट रखा गया है कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट कर देना है। अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट आ जाएगा कि कौन कौन सा टीबी, यानी कि कौन से ट्यूबरकुलोसिस आपके ड्रग रेजिस्टेंट हैं। तो वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि एमडीआर, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सडीआर टीबी। ठीक है, अगर हम एमडीआर टीबी की बात करें, एमडीआर टीबी इन दवाइयों यानी कि आइसोनाइजिड और आपका रिमिफेसिन, ठीक है, इन दोनों को, ये जो बेसिक दवाइयां होती हैं, ठीक है, ये आपकी बेसिक दवाइयां होती हैं, इनका असर एमडीआर टीबी पे नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर हम एक्सडीआर टीबी की बात करें, यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें, तो इन दोनों दवाइयों का असर तो नहीं होगा। साथ ही साथ एक और जो दवाई है आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसकी असर भी टीबी पे नहीं होगा, यानी कि एक्सडीआर टीबी पे आपका, एमडीआर टीबी पे इन दोनों दवाइयों का असर नहीं होगा। ये बेसिक दवाइयां होती है टीबी की। किसी को अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी नहीं है तो इन दवाइयों से सही हो सकता है, पर किसी को अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया है और उसमें भी आपका एमडीआर टीबी है, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो उसमें आपका इन दो दवाई यानी कि आइसोनाइजिड और रिफेपिसिन, इनका असर नहीं होगा। और अगर एक्सडीआर की बात करें तो इन दोनों का असर तो नहीं होगा। साथ ही साथ आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स, इन दवाइयों का भी असर नहीं होगा। तो ये दो टाइप के होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये बता दिया, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब टीबी को ये देखो, टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया के द्वारा। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? उस बैक्टीरिया का नाम है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस टर्म को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, स्टेट पीएससीज में तो कई बार पूछा जाता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टीबी को वायरल ट्रीट कर देते हैं, पर टीबी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? वो होता है आपका माइकोबैक्टीरिया। ये लंग्स में भी होता है। ठीक है, टीबी मोस्टली आपको लंग्स में टारगेट करती है, पर साथ ही साथ और ऑर्गन्स को भी टारगेट कर सकती है। तो अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए कि क्या टीबी सिर्फ लंग्स को ही इफेक्ट करता है, तो ये मत सोचिएगा कि ये स्टेटमेंट सही है। लंग्स को करता है, मोस्टली लंग्स को ही करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लंग्स के अलावा और किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं कर सकता है। तो लंग्स को तो करता ही करता है, साथ ही साथ और दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। वहीं अगर हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें तो इसको ट्रीट करना, ठीक है, इसको सही करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसको सही करना मुश्किल होता है। इसी वजह से जब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात आती है तो बेडाक्विलिन, जो मैंने आपको बताया, बेडाक्विलिन ये जो दवाई है, जो जेएनजेस जिनको पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, बेडाक्विलिन आपकी तब काम आती हैं जब ये बेसिक दवाइयां काम नहीं आ रही हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपका बेडाक्विलिन, ठीक है, ये दवाई दी जाती है। ये जो बेडाक्विलिन है ये WHO ने भी रिकमेंड किया है। ठीक है, WHO ने भी रिकमेंड किया है। और भारत सरकार, ठीक है, जो भारत सरकार प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत 2025 में एलिमिनेट करना है टीबी को, उसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी बेडाक्विलिन जो है वो वन ऑफ द वेज रिकमेंड किया गया है, जिससे जो टीबी है वो 2025 तक एलिमिनेट हो सकता है।
ठीक है। तो बेडाक्विलिन कौन से कब काम आती है? जब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मैंने आपको बताया कि वो टीबी की स्टेज जब बेसिक दवाइयां जो है वो काम नहीं आती। दो तरह के उसमें आपके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होते हैं, एक आपका एमडीआर होता है, एक्सडीआर होता है। टीबी आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? दैट इज माइकोबैक्टीरिया एंड इट अफेक्ट्स लंग्स एज वेल एज अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। अगर ये दिया स्टेटमेंट कि टीबी अफेक्ट्स ओनली लंग्स, तो ओनली लंग्स नहीं, लंग्स तो करते करते साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पेटेंट रिजेक्ट क्यों आता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि पेटेंट रिजेक्ट, ठीक है, पेटेंट रिजेक्ट करने का एक तो टारगेट ये था कि बेडाक्विलिन को चीपर दामों पे अवेलेबल किया जाए, ठीक है, ताकि 2025 तक जो है आपका जो टीबी है वो एलिमिनेट हो सके। पर अब कौन सा रीजन था? रीजन क्या दिया गया था? ठीक है, रीजन क्या था? अब देखिए, एक मैं आपको नॉर्म बता रहा हूं, फ्यूमरेट सॉल्ट, ठीक है, फ्यूमरेट सॉल्ट, यानी कि जेएनजेस ने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया था कि वो प्रोड्यूस करेंगे फ्यूमरेट सॉल्ट। ठीक है, फ्यूमरेट सॉल्ट एक तरह का कंपाउंड होता है। फ्यूमरेट सॉल्ट एक तरह का कंपाउंड है जो कि आपका बेडाक्विलिन में काम आता है। ठीक है, बेडाक्विलिन को बनाने में, जो बेडाक्विलिन की दवाइयां होती हैं उनको बनाने में फ्यूमरेट सॉल्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो जेएनजेस ने यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने एप्लीकेशन में दिया कि उन्हें पेटेंट चाहिए क्योंकि वो फ्यूमरेट सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास ये प्रोडक्शन है, रिसर्च है, जिस वजह से बेडाक्विलिन टैबलेट्स बनता है। इस वजह से बेडाक्विलिन का जो पेटेंट है वो इंक्रीज कर देना चाहिए। पर अगर हम ये मेथड को देखें, जो फ्यूमरेट सॉल्ट है, अगर हम इसको देखें तो ये कोई बहुत इन्वेंशन स्टेप नहीं है, कोई बहुत इन्वेंटरी स्टेप नहीं है। यानी कि जेएनजेस मेथड टू प्रोड्यूस अ सॉलिड फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन ऑफ बेडाक्विलिन इज ऑब्वियस नोन इन द आर्ट एंड डजंट रिक्वायर एन इन्वेंटिव स्टेप। इसको ध्यान रखना, इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि जो फ्यूमरेट सॉल्ट है, ठीक है, जो फ्यूमरेट सॉल्ट है ये कोई ऐसी आर्ट या साइंस नहीं है जो किसी ने नहीं बनाई है। ठीक है, जेएनजेस ने एप्लीकेशन फाइल किया था, उसके रिस्पांस में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो आपका फ्यूमरेट सॉल्ट बनाना है, ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा इन्वेंशन स्टेप नहीं है। ठीक है, ये सबको पता था, इस वजह से ये इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है। देखिए, पेटेंट, इंडियन पेटेंट का अगर हम इंडियन पेटेंट एक्ट की बात करें, भारत में पेटेंट किसके द्वारा मिलता है? वो है आपका इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है, तो इस पेटेंट में किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट चाहिए। ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट को पेटेंट मिले, तो किस एक्ट के थ्रू होगा? वो होगा इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो पेटेंट मुझे तब मिलेगा जब मैंने कुछ इन्वेंशन करी, कुछ मैंने इन्वेंटिव स्टेप्स रखे। अगर इन्वेंटिव स्टेप्स नहीं है तो पेटेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट का ग्राउंड क्या था? रिजेक्ट का ग्राउंड ये था कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि एलिमिनेट करना है टीबी, ये सारी चीजें थी। साथ ही साथ जो ग्राउंड था वो ये था कि जेएनजेस यानी कि जॉनसन जॉनसन का कहना था कि फ्यूमरेट सॉल्ट उनको प्रोड्यूस करना है। और फ्यूमरेट सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेडाक्विलिन टैबलेट बनाने में काम आती है। पर ये जो फ्यूमरेट सॉल्ट बनाने का तरीका है ये कोई बहुत ज्यादा इन्वेंटिव नहीं है। ठीक है, ये बहुत ईजी सी आर्ट है। इसी ग्राउंड पे जो आपका पेटेंट है ये रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 ये कहता है कि पेटेंट तभी जो है वो दिया जाएगा जब कोई इन्वेंशन होगी, कुछ इन्वेंटिव स्टेप होगा। अगर कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, या पेटेंट अगर है तो वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। समझ में आएगा किस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया था? ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, क्योंकि ये आपका जीएस 3 में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे आप किसी भी स्टेट पीएससी की बात करें, जीएस होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत रखना। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, जहां पे आपका ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रहते हैं। द रिजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ बेडाक्विलिन। मैंने आपको बताया कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बात करें, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात करें, तो सबसे ज्यादा केसेस कहां पे हैं? सबसे ज्यादा केसेस भारत में हैं। सबसे ज्यादा केसेस भारत में है, इसी वजह से ये रिजेक्ट किया गया है, ताकि बेडाक्विलिन को और कंपनीज भी जो है मैन्युफैक्चर कर सके, ताकि जो बेडाक्विलिन का प्राइस है वो आपका कम हो सके। पेटेंट एक्ट मैंने आपको बता चुका है, 1970 में पेटेंट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, 1970 में आपका पेटेंट एक्ट पास हुआ था। 2005 में एक बार अमेंड हुआ है। ठीक है, एक बार 2005 में अमेंड हुआ था। उसमें क्या होता कि जो प्रोडक्ट पेटेंट है, ठीक है, 2005 से पहले किसी प्रोडक्ट को कोई पेटेंट मिला है तो वो उसी पर्टिकुलर लाइन में रहेगा। सपोज करिए मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो मुझे उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए ही वो प्रोडक्ट काम आएगा। पर 2005 में अमेंड हुआ, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेटेंट है आपका, ठीक है, वो आपका हर फील्ड में एक्सटेंड कर दिया गया, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो केमिकल्स हो, या चाहे वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, फिर 2021 में अभी लेटेस्ट आपका अमेंडमेंट हुआ है। इसमें यह है कि जो पेटेंट फीस है, ठीक है, जो पेटेंट फीस है, देखिए आप जब पेटेंट के लिए अप्लाई करोगे आपको कुछ फीस देना पड़ेगा। ठीक है, तो पर 2021 का जो अमेंडमेंट आया है वो ये आया है कि जो पेटेंट फीस है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
अगर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अप्लाई कर रहा है आपका फॉर पेटेंट, तो वो जो फीस है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो वो फीस जो है वो आपकी कम कर दी गई है, यानी कि रिड्यूस कर दी गई है। क्यों किया गया है? ताकि ज्यादा से ज्यादा पेटेंट जो है वो भारत की इंस्टीट्यूट जो है, जो भारत की यूनिवर्सिटीज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पेटेंट फाइल कर सके। क्योंकि पेटेंट के मामले में अगर हम पेटेंट की बात करें तो इंडिया का कुछ खास अभी रिकॉर्ड नहीं है। हम इस पे काम कर रहे हैं, पर अभी इस पे बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। अगर हम कंपेयर करें यूएसए के और चाइना में, तो वहां पे जो पेटेंट होल्डर्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। उस कंपेयर में इंडिया का भी जो पेटेंट होल्डर है, जो नंबरशिप है या जो मेंबरशिप है, वो उतनी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से 2021 में आपका जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो अमेंड किया गया था, ताकि इससे क्या हो सके कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी पेटेंट के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए, उनकी जो पेटेंट फीस है वो कम हो जाए। अब दो टर्म्स ध्यान रखना, एक होता है, आप कई बार आपने सुने होंगे, एक होता है आपका एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट और एक होता है आपका कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ठीक है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट ये होता है कि बार बार एक ही कंपनी, ठीक है, बार बार एक ही कंपनी, सपोज करिए बेटाक्विलिन है, ठीक है, बेटाक्विलिन का पेटेंट बार बार J&J यानी कि जॉनसन एंड जॉनसन को ही मिल रहा है, बार बार जॉनसन एंड जॉनसन को ही मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो गई। यानी कि एक ही कंपनी को बार बार, जब भी 20 साल के बाद अगर पेटेंट खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, उसको फिर से पेटेंट मिल जा रहा है, तो क्या हो रहा है? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट हो रही है। यानी कि एक ही कंपनी के पास जो प्रोडक्ट पेटेंट है, किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट है, वो रिन्यू होता चला जा रहा है, तो उसे कहते हैं शॉर्ट में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। बस यही है और कुछ नहीं। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया है। और अगर हम इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की बात करें तो इट डज नॉट अलाउ पेटेंट्स टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशंस इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म ऑफ नोन सब्सटेंस अनलेस इट डिफर सिग्निफिकेंटली। मैंने आपको बताया कि अगर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की बात करें तो वो पेटेंट आपको तभी देगा जब कोई ना कोई इन्वेंशन होगा। अगर कोई इन्वेंशन नहीं है तो पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होगा? कि बार बार पेटेंट किया जा रहा है। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है? कंपलसरी लाइसेंसिंग ये होती है कि किसी कंपनी के पास कोई पेटेंट है, सपोज करिए कोविड के टाइम पे किसी कंपनी ने कोविड वैक्सीन बना ली, ठीक है, अब कोविड वैक्सीन बना ली है, अब सरकार क्या करेगी? किसी और जो और दुनिया और जो सरकारें, जैसे सपोज करिए इंडियन गवर्नमेंट है, वो कंपलसरी लाइसेंस अलाउ कर देंगी, कंपनी लाइसेंसिंग अलाउ कर देंगी, ताकि जो इंडिया में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या जो दवाइयों की कंपनी है वो उस वैक्सीन की जेनेरिक वैल्यूज बना सकें। पर ये आपका कंडीशन होता है कि ये कोई एक्सट्रीम अर्जेंसी होगी, ठीक है, कोई एक्सट्रीम अर्जेंसी होगी या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा, इसी दौरान किया जाएगा। ये आपका WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड WTO की अगर बात करें तो उसमें अग्रीमेंट प्रोवाइडेड, ये जो ट्रिप्स का अग्रीमेंट है ना, ये जो ट्रिप्स है आपका WTO के अंडर, ये आपका कंपलसरी लाइसेंसिंग को प्रमोट करता है। मैंने आपको बताया कि कोविड एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी, ठीक है, एक नेशनल इमरजेंसी थी, तो अगर किसी कंपनी ने वैक्सीन बना ली है कोविड की, ठीक है, तो अब जो और देशों की सरकार है वो अपने देशों में अपने जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या जो दवाइयों की कंपनीज हैं उनको कंपलसरी लाइसेंसिंग बना सकती हैं, ताकि वो जल्द से जल्द वही वैक्सीन की जेनरिक वर्जन को प्रोड्यूस कर सके और जल्दी से जल्दी जो है सारे देश में, पूरी ग्लोबली वो सारी दवाइयां जो है वो फैली जा सके, ताकि उस एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस को या एक्सट्रीम कंडीशन को बैक टू नॉर्मल किया जा सके। तो ये दो टर्म्स होते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, कंपलसरी लाइसेंसिंग। आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन कर दूं, बहुत ही इसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी। तो ये था पूरा आपका पेटेंट। क्या क्या हमने देखा कि क्यों पेटेंट रिजेक्ट हुआ आपका J&J का, इंडियन पेटेंट एक्ट क्या होता है, क्या क्या अमेंडमेंट हुए, ठीक है, टीबी के लिए कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या इनिशिएटिव चल रही है, सारी चीजें हमने देख ली। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ रह गया होगा आप अपना जो डाउट है कमेंट में पिन डाउन कर सकते हो। मैंने कई बार बोला है कि मैं आपके कमेंट्स को मॉनिटर करता हूं। सेशन को एंड करने से पहले एक चीज दूंगा कि स्टडी IQ में आपको अगर एनरोल करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरा कोड लगा देना RS लाइव। यूपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों का प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्बो लेना है, सिर्फ यूपीएससी लेना है, कुछ भी करना है, एक कोड लगाओ सिर्फ, दैट इज RS लाइफ लगाओगे, जो कॉम्बो कोर्स है वो आपका 21,999 में पड़ जाएगा, 21,999 में पड़ जाएगा। दैट्स इट। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक है। जो भी डाउट होगा अगर आप कमेंट कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।